हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञानश्री। गाइज, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे करिकुलम स्टडीज़ पार्ट डी, जिसमें हम देखेंगे करिकुलम चेंज। सो करिकुलम चेंज क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं पाठ्यचर्या परिवर्तन। तो इसमें हम देखेंगे कि करिकुलम चेंज क्या होता है, उसका टाइप क्या होते हैं, क्यों, क्या फैक्टर्स होते हैं इससे रिलेटेड अप्रोचेज़ क्या होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखते हैं कि करिकुलम चेंज होता क्या है, पाठ्यचर्या परिवर्तन क्या होता है। एक जनरल भाषा में समझ लेते हैं कि जो भी चेंजेस नीडेड है, जैसे टाइम रोज़ चेंज हो रहा है, रोज़ चीज़ें बदल रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग चेंज ज़रूरी है। तो इसी तरह से करिकुलम में भी आने वाली जो टाइम है उसकी अकॉर्डिंग, नीड्स के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग कुछ चेंज चाहिए होते हैं। तो उन चेंज से रिलेटेड हम कोई चेंज करते हैं करिकुलम में। जैसे पहले ट्रेडिशनल मॉडल पढ़ाया जाता था, लेकिन आज के टाइम पे ट्रेडिशनल मॉडल नहीं पढ़ाया जाता। तो आज क्या हुआ कि करिकुलम में चेंज हो गया। तो ये जो चेंज होता है ये क्यों होता है? चेंज इज़ द कॉन्स्टेंट लॉ ऑफ नेचर, यानी कि जो प्रकृति है उसका एक स्थायी पहलू है कि जिसमें परिवर्तन होता ही होता है। सारा संसार, सारा वर्ल्ड परिवर्तन से, चेंज से चल रहा है, सब कुछ चेंज होता रहता है। इवन जो क्लास है ये भी चेंज हो जाएगी कल को, है ना। तो अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप जब देखेंगे तो भी चेंज, आप खुद से जब पढ़ेंगे तो चीज़ों को क्या है, चेंज होता रहता है। तो चेंज होना एक लॉ है नेचर का। इट ऑलवेज ब्रिंग्स इम्प्रूवमेंट, इट ऑलवेज अकॉर कंटिन्यूसली। तो ये कंटिन्यूसली चलता रहता है हमेशा। और किस लिए होता है? इम्प्रूवमेंट के लिए होता है। हमें कोई इम्प्रूवमेंट करना है तो हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे। सो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज इज द बेसिक रीजन ऑफ वेरिंग स्टाइल ऑफ चेंज। तो यहाँ पे नॉलेज का एक्सप्लोरेशन हो रहा है। नॉलेज हर कुछ टाइम बाद डबल हो जाती है। 5 to 10 ईयर्स में नॉलेज, जितनी भी नॉलेज होती है उस नॉलेज का डबल हो जाता है। तो इसलिए एक्सप्लोजन हो रहा है कि नॉलेज को चेंज इन is an ongoing, almost unconscious process that involves reworking familiar elements into new relationship. So almost ये क्या है, एक अनकॉन्शियस प्रोसेस है। क्योंकि जैसे मान लीजिए आपका बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो आप रोज़ उसका हेल्थ और रोज़ उसका हाइट मेज़र नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो बड़ा हो रहा है। तो ये अनकॉन्शियस चलता रहता है और फिर आफ्टर कुछ समय में देखते हैं तो बच्चा लगता है बहुत बड़ा हो गया है। इसी तरह से करिकुलम में थोड़े थोड़े चेंजेस आते रहते हैं, वो इतनी जल्दी से नहीं दिखते हैं, लेकिन एक टाइम आता है जो पूरी तरह से करिकुलम चेंज हो जाता है। जैसे नेट का सिलेबस देखिए, एक टाइम पर सिलेबस कुछ और था, आज सिलेबस कुछ और है। पहले अगर आप 3 यूनिट बहुत अच्छे से पढ़ लेते थे, जिसमें आपका आता था रिसर्च था, फिलॉसफी था, साइकोलॉजी था, तो आपका नेट आराम से हो जाता था। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब लेवल को थोड़ा मुश्किल किया गया। हर यूनिट से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यानी कि आपको सभी यूनिट्स को इक्वली वेटेज देना है, सभी को पढ़ना है। तो ये जो चेंज आया, ये कैसे आया? ये इम्प्रूवमेंट के लिए आया है। ये इस तरह आगे भी ये सिलेबस नहीं रहेगा। पहले पेपर सब्जेक्टिव होता था, अब ऑब्जेक्टिव होने लगा। आगे हो सकता है कोई और तरीका आ जाए, लेकिन पहले ऑफलाइन होता था, अब ऑनलाइन हो रहा है, क्योंकि ऑफलाइन मोड पे पेपर कराना पॉसिबल नहीं रहा है, तो इसलिए ऑनलाइन कर दिया गया है। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, बदलती रहती हैं। तो इसी तरह से करिकुलम भी क्या होता है, चेंज होता रहता है। सो करिकुलम चेंज एंड इनोवेशन। तो करिकुलम चेंज एंड इनोवेशन का यहाँ पे क्या मतलब है कि जो भी पाठ्यक्रम है, ठीक है, उसमें नवाचार, नई चीज़ें उसमें कैसे ऐड होती हैं। सो गाइस, जब भी करिकुलम बनाया जाता है तो करिकुलम को मैंने बताया कैसे, करिकुलम चेंज क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है कि हमेशा ये चलता रहता है। कैसे कि सबसे पहले हम मान लीजिए हमने पाठ्यक्रम को बनाया, ठीक है, इसको हमने बना लिया, कोई भी करिकुलम हमने बनाया। बनाने के बाद हम इसे बच्चों के ऊपर क्या करते हैं, लागू करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करने के बाद हम क्या देखते हैं कि जो भी ये करिकुलम हमने बनाया है, इसको टेस्टिंग करते हैं या इसका एवेलुएशन करेंगे कि ये सही है या नहीं है। अगर ये सही होता है तो इसको लागू कर दिया जाएगा, अगर सही नहीं होगा तो इसमें चेंज कर दिया जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ये कभी ख़त्म नहीं होता है, ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। इसलिए करिकुलम को क्या बोलते हैं कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और ये हमेशा चलता रहेगा। तो ये जो चलने का इसका जो क्रम है वो लीनियर नहीं है, कैसा है, सर्कल के रूप में होता है, चक्रीय रूप में होता है, जो हमेशा चलता रहता है। सो इसी का अगला टर्म है इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब नवाचार, कोई नई चीज़ का ऐड करना। सो करिकुलम इनोवेशन इज डिफाइंड एज deliberate action to improve a learning environment by adapting a method
of presenting material to student that involves human interaction, hands-on activities and student feedback according to annual review of applied linguistics। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ऐसा एक एक्शन जो किसके लिए है, इम्प्रूवमेंट के लिए है, क्या लर्निंग एनवायरनमेंट जो वातावरण है उसको और ज़्यादा अच्छा कर सकें, नए मेथड को अडॉप्ट कर सकें, स्वीकार कर सकें, प्रेजेंट कर सकें न्यू मटेरियल को टू स्टूडेंट दैट इन्वॉल्व्स ह्यूमन इंटरेक्शन, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन इंटरेक्शन हो सके, आपस में टीचर और स्टूडेंट आपस में इंटरेक्शन कर सकें, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ एंड स्टूडेंट फीडबैक, जिसमें एक्टिविटीज़ को स्थान दिया जाए, बच्चों की फीडबैक को इम्पोर्टेंस दी जाए, और जो भी एनुअल रिपोर्ट आती है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें चीज़ों को ऐड कर पाएँ। सो चेंज इन करिकुलम में इन्वॉल्व इनोवेशन, बट इन जनरल चेंज इन टर्म ऑफ करिकुलम इन्वॉल्व अडेप्टिंग अ न्यू एजुकेशनल मैथड एंड नॉट नेसेसिटी अ मैथड विद ह्यूमन इंटरेक्शन। ठीक है, तो कुल मिला के अगर नई चीज़ों को बस हम अडॉप्ट करने की आदत डाल पाएँ, यही एक तरीके से क्या है, इनोवेशन है। आप जिसको एग्जांपल लेके समझते हैं कि किसी स्कूल में प्रोजेक्टर का यूज़ करना, ठीक है, अब पहले प्रोजेक्टर नहीं था लेकिन अब प्रोजेक्टर का यूज़ किया जा रहा है, तो ये जो प्रोजेक्टर का यूज़ किया गया ये किस लिए किया गया, लर्निंग एनवायरनमेंट को, बच्चों को इंटरेस्ट आएगा तो एनवायरनमेंट को अच्छा करने के लिए, नई चीज़ है तो इसको अडॉप्ट करने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे नई चीज़ों को, नए मेथड्स को अडॉप्ट करने के लिए हम इनोवेशन का यूज़ करते हैं। सोर्सेज ऑफ चेंजेस एंड इनोवेशन, क्या सोर्सेज हैं, क्या संसाधन हैं जिनका हम इनोवेशन में जिनका हम चेंज और इनोवेशन में प्रयोग करते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे नेशनल इम्पोजिशन। इम्पोजिशन को एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं आप, कि हमारा जो नेशनल लेवल पे किस तरह के सिद्धांत हैं जिनको लागू किया जा रहा है, या जिस तरह की पोजीशंस हैं कि उसमें क्या क्या चल रहा है। ठीक है, तो नेशनल लेवल पे प्लस सोसाइटी नीड्स, तो सोसाइटी की क्या नीड्स है, एक तो नेशनल लेवल पे हमने देख लिया, दूसरा हमने किस सोसाइटी में हम रहते हैं, समाज में रहते हैं, वहाँ की नीड्स क्या है, क्या नई टेक्नोलॉजी आई है, क्या स्टेक होल्डर्स व्यूअर है। ठीक है, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके क्या व्यू हैं, पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं, स्टूडेंट क्या सोच रहे हैं, और सोसाइटी के लोग क्या सोच रहे हैं। तो स्टेक होल्डर्स के व्यूज़ क्या हैं, टेक्नोलॉजी तो नहीं आई है नई, या समाज में किसी स्पेशल नीड की ज़रूरत नहीं है, नेशनल लेवल में नेशनल लेवल पर किसी चेंज या इनोवेशन की ज़रूरत तो नहीं है। तो ये जो दो पॉइंट हैं, चेंज एंड इनोवेशन, इसका जो रिसोर्सेज है, इसका जो स्रोत है वो क्या है, नेशनल, सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड स्टेक होल्डर व्यू पॉइंट। तो ये था इसमें सोर्सेज ऑफ चेंज एंड इनोवेशन। अब देखते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द चेंज इन करिकुलम। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं करिकुलम को चेंज करने में। ठीक है, तो क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं करिकुलम चेंज को, या इन्फ्लुएंस होते हैं चेंज में। तो पहला है पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गई है तो ये भी एक करिकुलम चेंज के लिए आवश्यक तो हो जाता है। पॉपुलेशन का पैटर्न, पॉपुलेशन किस पैटर्न में बढ़ रही है, पैटर्न का इन द सेंस होता है कि पॉपुलेशन के कई पैटर्न होते हैं जनसंख्या बढ़ने के। ठीक है, कई चरण होते हैं, कभी मृत्यु दर ज़्यादा बढ़ जाती है, कभी बर्थ रेट ज़्यादा हो जाता है, कभी अचानक से जो ओल्ड एज के लोग हैं उनका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी जो है वो यंग लोग ज़्यादा होते हैं जनसंख्या में। तो ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन पॉपुलेशन के पैटर्न होते हैं बढ़ने के, तो हमें करिकुलम उसी हिसाब से बनाना है। मान लीजिए अचानक से क्या हुआ कि बहुत सारे जो लोग हैं उनकी जो एज है वो किस में आ रहे हैं, ओल्ड एज में आ रहे हैं, और ओल्ड एज वाले हैं वो उसमें ज़्यादातर जो है वो इलिटरेट है, उनको नहीं पढ़ना लिखना आता है, तो हमें करिकुलम फिर उनके हिसाब से बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये फैक्टर्स हैं कि पॉपुलेशन में किस तरह की ग्रोथ है, किस तरह का पैटर्न है। मूव टूवर्ड्स अर्बनाइजेशन। ठीक है, तो अर्बनाइजेशन यहाँ पे कि जो लोग हैं वो कैसे मूव कर रहे हैं अर्बन की तरफ से। ठीक है, दो एरिया है, एक रूरल एरिया है, दूसरा अर्बन एरिया है। अर्बन को शहरी बोलते हैं और रूरल को ग्रामीण बोलते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों से लोग कहाँ जाते हैं जॉब के लिए, अर्बन में जाते हैं। तो अर्बनाइजेशन, शहरीकरण किस दर से हो रहा है। मान लीजिए कई सारे ये गाँव हैं छोटे छोटे, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर कोई बड़ी सिटी है तो ये जो छोटे छोटे गाँव हैं ये धीरे धीरे इसी में इन्वॉल्व हो जाएंगे, और ये जो शहर है थोड़ा बड़ा हो जाएगा।
तो अर्बनाइजेशन का प्रोसेस क्या है, कितनी दर से शहर गांव शहरों में बदल रहे हैं, तो इसको भी ये भी एक कारण हो सकता है। दूसरा है कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि जो भी कंजम्पशंस है यानी कि उपभोग हो रहा है प्राकृतिक संसाधनों का, उस किस दर से हो रहा है, ठीक है, उस पर भी कहीं ना कहीं ये फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग इन गवर्नमेंट कंट्रोल इन हेल्थ केयर, ठीक है, गवर्नमेंट जब हेल्थ पे बहुत अच्छा कंट्रोल कर लेती है, ठीक है, सारा हेल्थ सेक्टर पे किस लोग बीमार नहीं होते हैं, ठीक है, बीमार नहीं होंगे तो उनका जो मृत्यु दर है, जो डेथ रेट है वो कम हो जाएगा, तो पॉपुलेशन भी इंक्रीज होती है। तो ये जो सारे फैक्टर हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग नीड फॉर हेल्थ प्रोफेशनल टू वर्क विद अदर प्रोफेशनल एज वेल एज द क्लाइंट सिस्टम। तो यहाँ पे जो हेल्थ प्रोफेशनल है, जो वर्क प्रोफेशनल्स है, वो उनका सिस्टम किस तरह से पूरा काम कर रहा है। इंक्रीजिंग द प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ हेल्थ वर्कर, जो हेल्थ वर्कर हैं वो कितने प्रोफेशनल हैं। इंक्रीजिंग सोशलाइजेशन ऑफ हेल्थ फील्ड, हेल्थ के फील्ड में किस तरह से सोशलाइजेशन है, ठीक है। इंक्रीजिंग सप्लाई ऑफ द हेल्थ वर्कर्स परहैप्स रिजल्टिंग इन मोर सप्लाई एंड रैपिड ऑब्सुलेंसेस ऑफ प्रैक्टिस स्किल एंड नॉलेज लेवल। तो किस तरह से प्रैक्टिस के लेवल पे, स्किल के लेवल पे, नॉलेज के लेवल पे चीज़ों का दायरा बढ़ रहा है। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, करिकुलम को प्रभावित करते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि चाइल्ड पेडागॉजी है, पेडागॉजी के ऊपर कैसी पॉलिसीज बन रही हैं, कैसे गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है, ठीक है, कैसे कैसा ट्रेंड चल रहा है एजुकेशन को लेके, लोग हायर कौन सी एजुकेशन, जैसे मान लीजिए ज़्यादातर बच्चे, एक टाइम था हर कोई इंजीनियरिंग करना चाहता था, एक टाइम था कि हर कोई एमबीए करना चाह रहा था, तो क्या पैटर्न चल रहा है। हमारे आपके टाइम की बात करें बहुत पहले, तो क्या होता है कि 12th करने के बाद बच्चा सोचता था कि बस या तो इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, या मेडिकल फील्ड में जाना है, या तो CPMT का टेस्ट देना है, या यूपी या आपका इंजीनियरिंग का टेस्ट देना है। तो इस तरह से उस समय का पैटर्न अलग था। आज कैरियर के बहुत सारे विकल्प हैं, एक टाइम था कि नहीं होते थे। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं करिकुलम इन्फ्लुएंस को, चेंज को कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त भी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि वर्कर्स कितने हैं हमारे पास, ठीक है, जो भी स्किल्स हैं स्टूडेंट की, टीचर्स की, वो कितनी हैं, जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें किस तरह के रूल्स चल रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं इसको इन्फ्लुएंस करती हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ठीक से कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ करिकुलम चेंज, कितने तरह के टाइप्स होते हैं करिकुलम चेंज के। तो यहाँ पे पहला टाइप है एम्पेरिकल एंड रेशनल। एम्पेरिकल को बोलते हैं अनुभववाद, जहाँ पे एक्सपीरियंस को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। दूसरा टर्म है यहाँ पे रैशनल। रैशनल का मतलब होता है बुद्धि, जहाँ पे हम इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं। एम्पेरिकल एंड रैशनल, तो स्ट्रेस इज लेड ऑन द नीड ऑफ चेंजेस एंड कंपेटेंसीज टू इम्प्लीमेंट। यहाँ पे हम ये देखते हैं क्या कंपेटेंसीज हैं, ठीक है, क्या नीड्स हैं। इस तो यहाँ पे सारा का सारा स्ट्रेस ध्यान कहाँ पे दिया जाता है, नीड फॉर चेंज एंड कंपेटेंसी टू इम्प्लीमेंट। यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने, किस तरह से इसको लागू करेंगे, क्योंकि ये क्या है, एम्पेरिकल क्या है, व्यवहारवाद है, तो लागू करने पे। रैशनल का मतलब है बुद्धिवाद, यानी कि किस तरह से कंपेटेंसीज जो रिलेटेड है, किस तरह सक्षमताएं, कंपेटेंसी को बोलते हैं सक्षमता। सो दी चेंज डू नॉट एक्योर एट स्कूल लेवल एज दे आर टू नॉट कैपेबल ऑफ ब्रिंगिंग सच चेंजेस। तो इस तरह के जो चेंजेस हैं वो स्कूल लेवल पे नहीं होते हैं, क्योंकि वो कैपेबल नहीं है इन चेंजेस को करने में, ठीक है। तो आपने देखा जो स्कूल लेवल पे एक बना बनाया पैटर्न है, सभी लोग उसी पैटर्न में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे एम्पेरिकल और रैशनल का स्कूल लेवल पे तो यूज़ नहीं होता है। सेकेंड है नॉर्मेटिव री एजुकेटिव स्ट्रेटजी, सेकेंड टाइप है हमारा। सो नॉर्मेटिव को हिंदी में बोलते हैं मानकीकृत, एक तरीके से मानकीकृत री एजुकेटिव, यानी कि दोबारा से एजुकेटिव जो भी शिक्षण से रिलेटेड स्ट्रेटजी है, तकनीक है, विधियां हैं,
इट इज़ बेस्ड ऑन द रैशनैलिटी एंड इंटेलिजेंस ऑफ ह्यूमन। तो इस तरह का जो मानक से रिलेटेड करिकुलम है कि मान लीजिए कोई हमने स्टैंडर्ड सेट कर लिया, कोई मानक बना लिया, उससे रिलेटेड हमने कोई करिकुलम बनाया, या कोई करिकुलम चेंज करना है कि मान लीजिए यूएसए में इस तरह का करिकुलम चल रहा है, तो हमने क्या किया कि यूएसए की करिकुलम को एक स्टैंडर्ड एज ए स्टैंडर्ड मान लिया। तो अब हम चेंज जब करेंगे तो इट इज़ बेस्ड ऑन रैशनैलिटी एंड इंटेलिजेंस ऑफ ह्यूमन। तो ये जो करिकुलम था ये किस पे बेस्ड था? इंटेलिजेंस एंड रैशनैलिटी, यानी कि बुद्धि, और यहाँ पे हम बुद्धिवाद को किस तरह से यहाँ पे प्रयोग करते हैं। दिस काइंड ऑफ चेंज कैन एक्वायर बाई अप्रोचिंग ह्यूमन, कन्विंसिंग देम that there is a need to change their values, attitude, understanding and skill। तो यहाँ पे हम जो दूसरे लोग हैं उनको कन्विंस करते हैं कि वो अब चेंज, जो वैल्यूज़ हैं, जो एटीट्यूड्स हैं, या जो भी स्किल्स हैं, जो भी अंडरस्टैंडिंग है आपकी, उसमें वो चेंज ला सकें। ठीक है, अब मान लीजिए मेरी कोई वैल्यू है कि मैं हिंदू धर्म को मानती हूँ, तो ये मेरी खुद की वैल्यू है। अब मुझे कोई चेंज करना चाहे, कब हिंदू धर्म नहीं, आप क्रिश्चियन को मानिए, तो हम अब जब कोई मुझे बुद्धि से, इंटेलिजेंस से या रैशनल तरीके से ही तो मुझे मेरी वैल्यू चेंज करने के लिए बोल सकता है, कन्विंस कर सकता है। तो यहाँ पे जो इस तरह का करिकुलम है वो किससे रिलेटेड है? हमारा बुद्धि से और इंटेलिजेंस से। सो नेक्स्ट है, थर्ड है पावर स्ट्रेटजीज। पावर स्ट्रेटजी का मतलब क्या है? पावर का मतलब होता है एक तरीके से ताकत, या फिर बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली, ताकत, बल के द्वारा। जैसे पावर का मतलब है, मैंने आपको बताया, ताकत के द्वारा या फिर किसी के पास ज़्यादा फोर्स लगा के। सो चेंज शुड मीट द पावर एक्सपेक्टेशंस ऑफ सुपीरियर्स हु आर इन हायर पावर, सच एज कोर स्ट्रेटेजी आर यूज्ड ऑफ्टन इन स्कूल्स। सबसे ऊपर स्कूल में कौन होता है? प्रिंसिपल, मैनेजर्स, ठीक है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, टीचर्स हैं। तो यहाँ पे अगर प्रिंसिपल चाहें तो वो फोर्सफुली करिकुलम को चेंज करा सकते हैं। तो यहाँ पे जो सुपीरियर लेवल पे होता है, जो हायर लेवल पे होता है, उसी की बात मानी जाती है। और यहाँ पे करिकुलम को जो भी नीड्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज करा लिया जाता है। फॉर्म्स ऑफ चेंज, यानी कि जो फॉर्म्स हैं किस तरह से चेंज होता है कि, तो उसके लिए 4 यहाँ पे वर्ड हैं। सो पहला है आपका सब्स्टिट्यूशन, अल्टरेशन, एडिशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग। तो सब्स्टिट्यूशन को हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन, अल्टरेशन को बोलते हैं वैकल्पिक, एडिशन को बोलते हैं किसी चीज़ को जोड़ना, रीस्ट्रक्चरिंग को दोबारा से पुनर्संरचना करना। तो ये जो 4 वर्ड हैं ये क्या है? फॉर्म्स ऑफ चेंज हैं। आगे देखते हैं इनका एक्सप्लेनेशन। सो सब्स्टिट्यूशन, न्यू टेक्स्ट बुक, अगर कोई नई टेक्स्ट बुक है, नया इक्विपमेंट है, रिप्लेसमेंट ऑफ टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो प्रतिस्थापन का मतलब क्या है? एक तरीके से रिप्लेसमेंट करना किसी भी चीज़ को, एक टीचर को दूसरे टीचर से रिप्लेस करना। मैथ का टीचर आज से सपोज मिस्टर एम नहीं क्लास आएंगी तो मिस्टर एक्स कल से क्लास लेंगी। तो ये क्या कर दिया हमने? रिप्लेसमेंट कर दिया। ठीक है, और अल्टरनेट का मतलब क्या है कि एम आज पढ़ाएंगी, एक्स कल पढ़ाएंगी, एम फिर से पढ़ा सकती हैं। तो यहाँ पे क्या है? अल्टरनेट डेज पे इनकी क्लासेस कर दिए गए। तो सब्स्टिट्यूशन यानी कि हमने प्रतिस्थापित कर दिया किसको? नई किताबों को। पहले जो सपोज अब कोई भी किताबें पहले चल रही थी, अब उसकी जगह सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाई जाएंगी, तो हमने क्या बदल दिया? किससे? एनसीईआरटी को दूसरी किताबों से। कोई नया इक्विपमेंट यानी कि कोई प्रोजेक्ट, नया प्रोजेक्ट आ गया है, ठीक है, नया प्रोजेक्टर लगा दिया गया, पहले ब्लैक बोर्ड पे, अब पढ़ाया जाएगा प्रोजेक्टर से, तो नया इक्विपमेंट आ गया है। तो इस तरह से टीचर या कोई एडमिनिस्ट्रेशन में नया मैनेजर आ गया तो हम इस तरह से क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा अल्टरेशन। अल्टरेशन को मतलब होता है वैकल्पिक। सो चेंज इन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर रादर देन अ कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ द होल करिकुलम, सिलेबस और कोर्स ऑफ द स्टडी। तो यहाँ पे हम क्या है? जो भी हमारा चल रहा है एग्जिस्टिंग सिचुएशन में, अभी जो करिकुलम चल रहा है, जो भी हमारा स्ट्रक्चर चल रहा है, तो यहाँ पे हम पूरा चेंज ना करके, कंप्लीट चेंज नहीं करके, हम इसमें से क्या करते हैं? रेदर देन अ कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ द होल करिकुलम, सिलेबस और कोर्स ऑफ द स्टडी। तो यहाँ पे बस एक एग्जिटिंग सिचुएशन में चेंज कर दिया जाता है, जो भी चल रहा, मतलब आज कर लिया, कल कर लिया, ये जरूरी नहीं है कि पूरे के पूरे कोर्स सिलेबस को हम बदल दें। एडिशन का मतलब यहाँ पे क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू कंपोनेंट विदाउट चेंजिंग ओल्ड एलिमेंट्स और पैटर्न। ठीक है, जो भी पैटर्न चल रहा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करके उसी में कुछ हमने जोड़ दिया कि ठीक है पुरानी किताबें भी चलेंगी, लेकिन एनसीईआरटी की एक किताब है जो आपकी मान लो इन्वायरमेंट है, तो इन्वायरमेंट की जो स्टडी है वो एनसीईआरटी की किताब से कराई
बढ़ाई जाएगी, बाकी सब पहले जैसा चलता रहेगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम, एडिशन बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल ऑडियो विजुअल एड्स, वर्कशॉप एंड इक्विपमेंट। ठीक है, अगर कोई ऑडियो विजुअल एड्स है या कोई नया इक्विपमेंट जोड़ दिया है, मान लीजिए आपके यहाँ व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया जाता है, व्हाइट बोर्ड पे ही क्या कर दिया कि प्रोजेक्टर को ऐड कर दिया गया उसी पे, तो इक्विपमेंट में भी कोई इक्विपमेंट हमने जोड़ दिया। तो इस तरह से ये 4 फॉर्म होते हैं जिसमें हम किसी करिकुलम को चेंज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है दोबारा से तरह से न्यू तरीके से उसको कंस्ट्रक्ट करना। सो रीअरेंजमेंट ऑफ द करिकुलम, इम्प्लीमेंट डिजायर्ड चेंज। तो जो भी आवश्यक चेंज होते हैं परिवर्तन के लिए, हम उसको क्या करते हैं, रीअरेंज कर देते हैं, दोबारा से व्यवस्थित करते हैं। शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज अमॉन्ग अ ग्रुप ऑफ स्कूल ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो जो भी हमारे शेयर्स हैं, वो जो भी हमारे शेयरिंग करते हैं रिसोर्सेज का, जो भी हमारे स्कूल के ग्रुप हैं या फिर इंस्टीट्यूट हैं। एडिशन का यहाँ पे मीनिंग है, एडिशन दोबारा आ गया। ठीक है गाइज, ये हमने दोबारा यहाँ पे आ गया है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कंपोनेंट विदाउट चेंजिंग ओल्ड एलिमेंट्स और पैटर्न। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं रोल ऑफ टीचर। यहाँ पे टीचर का क्या रोल है। सो गाइज, अब देखते हैं रोल ऑफ टीचर कि टीचर का क्या रोल है करिकुलम डेवलपमेंट के। यूज वेरियस पीसेस ऑफ टेक्नोलॉजी बाय लर्निंग टू बी कंस्ट्रक्टिविस्ट दैट कैन इनकॉर्पोरेट्स टेक्नोलॉजी इनटू देयर करिकुलम। तो यहाँ पे टीचर का क्या है कि बहुत तरह की डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी होती है लर्निंग के लिए, तो उसको किस तरह से कंस्ट्रक्टिव वे में, एक अच्छी तरीके से वो कैसे उस टेक्नोलॉजी को अपने करिकुलम में यूज करे। सेकेंड है यहाँ पे डेवलप ऑन प्रोफेशनल लर्निंग इनकम्पास्ड स्ट्रेटजी एंड इंटरपर्सनल स्किल। तो कैसे वो खुद की प्रोफेशनल स्किल्स लर्निंग्स को डेवलप कर सके, अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स को डेवलप कर सके, अपनी स्ट्रेटजी को डेवलप कर सके, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा करिकुलम चेंज को सही मायनों में लागू कर सके। अब नेक्स्ट है अपडेट एंड इम्प्रूव द कल्चर ऑफ द स्कूल। और टीचर का ही ये काम है कि वो किस तरह से इम्प्रूव कर सके जो भी स्कूल है, वहाँ का जो वातावरण है, जो कल्चर है, वहाँ की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसको किस तरह से डेवलप कर सके। सो बिकम मोर कोलैबोरेट, रिफ्लेक्टिव, फ्लेक्सिबल एंड मोर रेस्पॉन्सिबल टू डेवलपमेंट ऑफ देयर ऑन प्रोफेशनल लर्निंग। तो यहाँ पे जो टीचर है वो कैसे ज़्यादा और चीज़ों को लेके फ्लेक्सिबल हो सकता है, रिफ्लेक्टिव हो सकता है, कोलैबोरेट कर सकता है। तो ये जो काम रहता है वो किस का रहता है, टीचर का। कोलैबोरेट का मतलब होता है समन्वय करना, रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है मननात्मक, फ्लेक्सिबल का मतलब लचीलापन, और रिस्पॉन्सिव का मतलब है उत्तरदायी। तो ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं एक टीचर के द्वारा किसी भी स्कूल में या इंस्टीट्यूट में डेवलप की जाती है। नेक्स्ट है रोल ऑफ स्टूडेंट कि एक स्टूडेंट का क्या रोल होता है। सो नेक्स्ट देखते हैं रोल स्टूडेंट का। तो स्टूडेंट का क्या रोल है। दे आर एट द सेंटर स्टेज इन द एजुकेशन, जो भी एजुकेटिव प्रोसेस है उसमें सेंटर में कौन है, मुख्य भूमिका किसकी है यहाँ पे, स्टूडेंट की। मान लीजिए हमने स्कूल बना लिया, हमने टीचर्स को अपॉइंट कर लिया, हमने करिकुलम बना लिया, हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन अगर हमारे पास स्टूडेंट नहीं है तो हम पढ़ाएंगे किसको। तो सारा टीचिंग लर्निंग में मेन पॉइंट, फोकस पॉइंट कौन होता है, स्टूडेंट होता है। तो जो भी हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम है उसमें मेन पॉइंट कौन है, यहाँ पे सेंटर में, सेंटर स्टेज कौन रखते हैं, हम स्टूडेंट को रखते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द लर्निंग एनवायरनमेंट। तो ये जो लर्निंग का एनवायरनमेंट है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्या, कि स्टूडेंट की जो लर्निंग है उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। सो देयर इज़ नो टीचिंग विदाउट दैम। तो यहाँ पे स्टूडेंट के बिना कोई भी टीचिंग नहीं हो सकती है, कोई भी लर्निंग एनवायरनमेंट नहीं हो सकता बिना स्टूडेंट के बिना। ठीक है, कोई भी यहाँ पे अगर स्टूडेंट नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जैसे मान लीजिए मेरा भी चैनल अगर चल रहा है तो चैनल क्यों चल रहा है, क्योंकि आप लोग हैं। अगर आप लोग नहीं है तो यहाँ पे किसी भी चीज़ का कोई भी मीनिंग नहीं है। तो टीचिंग नहीं हो सकती है बिना स्टूडेंट्स के। ठीक है, देयर डिजर्व बैकग्राउंड शुड बी एक्सेप्टेड। ठीक है, तो उनकी जो डाइवर्स यानी कि बहुत अलग अलग तरह की विभिन्नता पूर्वक जो उनकी
पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है, वो हमें क्या है एक्सेप्ट करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे हैं जो EVS कैटेगरी से हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो बैकवर्ड क्लासेस से हैं, जो बहुत ज़्यादा पे नहीं कर सकते हैं, बहुत महंगी शिक्षा नहीं ले सकते, तो उनके लिए भी हमें कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन ओपन करने हैं, ऐसा करिकुलम बनाना है जिससे वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें आगे। नेक्स्ट है देयर नीड शुड बी एड्रेस्ड एंड मीट। तो उनकी जो नीड्स हैं, अगर कोई इकोनॉमिकली वीक है तो उसकी नीड्स से क्या होना चाहिए कि जो भी हम करिकुलम बना रहे हैं उससे उसकी मिलना चाहिए, उनको उसकी नीड के अकॉर्डिंग टीचिंग होना चाहिए। 6 है दे शुड बी प्रोवाइडेड विद लर्निंग अपॉर्चुनिटी एंड वेरिड एक्सपीरियंस। तो इनको लर्निंग अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, साथ ही जिससे और अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस को उन्हें देना चाहिए जिससे वो अच्छे से अपनी लर्निंग कर सकें। नेक्स्ट है एजुकेशनल और एडमिनिस्ट्रेटर्स का क्या रोल है। तो इसमें है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में टीचिंग इज अ कोलैबोरेट अंडरटेकिंग। तो टीचिंग बिना एक कोलैबोरेशन के नहीं हो सकती है। जैसे मान लीजिए एजुकेशन में एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, मैनेजर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, करिकुलम है, तो इनका आपस में क्या होता है, समन्वय होता है, कोलैबोरेशन होता है, जिसकी वजह से टीचिंग होता है। तो टीचिंग को एक कोलैबोरेट अंडरटेकिंग माना जाता है। टू बी इफेक्टिव टीचर मस्ट ड्रॉ अपॉन द रिसोर्सेज ऑफ देयर एनवायरमेंट इवन दे आर द फोकस पॉइंट इन द लर्निंग प्रोसेस। देखिए मान लीजिए कि कोई लर्निंग एनवायरनमेंट है, कोई स्कूल है, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टीचर का नहीं बिल्कुल भी नहीं बनती है, तो वहाँ पे बहुत अच्छा स्टडी नहीं हो सकता, वहाँ पे एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे एक अच्छे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में एक आपस में कोलैबोरेट करके वो रहें। सो देयर मस्ट एस्टेब्लिश रिलेशनशिप विद पेरेंट्स, NGOs एंड देयर स्टेक होल्डर्स। ठीक है, टीचर्स को क्या चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को क्या चाहिए कि इनका रिलेशनशिप पेरेंट्स के साथ, कोई भी NGO चल रहे हैं उनके साथ बना रहे, स्टेक होल्डर्स के साथ, तो उससे टीचिंग और अच्छा हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए पेरेंट्स मीटिंग होता है, ठीक है, मान लीजिए कोई NGO है वो स्कॉलरशिप दे रहा है, तो आपके स्कूल में कुछ बच्चे हैं जो वीक हैं इकोनॉमिकली, तो आपने उनसे कोलैबोरेट कर लिया। तो इस तरह से हमें जो टीचिंग करना है वो कैसा होना चाहिए, कोलैबोरेट वे में होना चाहिए। फोर्थ है पार्टनरशिप इज अ मीन्स एंड नॉट एन एंड टू बी परस्यूड। यानी कि जो पार्टनरशिप है, ठीक है, इज अ मीन्स एंड नॉट एन एंड टू बी परस्यूड। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ये ख़त्म नहीं हो जाता पार्टनरशिप से। पार्टनरशिप का जो मीन है यहाँ पे कि अच्छे से आपस में बस क्या बना रहे, कोलैबोरेशन बना सके, जिससे हम जो रिसोर्सेज हैं उनका सही तरीके से यूज़ कर सकें। तो ये था आपका एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स, जिसमें आपका मैनेजर्स और इस कॉलेज का सारा स्टाफ और जो भी मैनेजमेंट के लोग हैं वो सारे इसमें आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अप्रोचेस टू करिकुलम चेंज। किस तरह के उपागमों का प्रयोग किया जाएगा, किस तरह की आप अप्रोचेस का यूज करेंगे करिकुलम को चेंज करने में, परिवर्तन करने में। तो पहली है यहाँ पे चाइल्ड और लर्नर सेंटर अप्रोच, यानी कि वो उपागम जिसमें कौन है सेंटर में, बच्चा या जो अधिगम करता है वो यहाँ पे हमने क्या है सेंटर में, यहाँ पे या चाइल्ड हो सकता है या लर्नर हो सकता है। दिस अप्रोच टू करिकुलम डिजाइन बेस्ड ऑन द अंडरलाइंग फिलॉसफी दैट द चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस। तो ये जो फिलॉसफी है कि लर्नर सेंटर या अधिगम को कर्ता को मुख्य भूमिका में रखते हैं, ये किस फिलॉसफी दर्शन से रिलेटेड है कि एजुकेशन प्रोसेस में जो बच्चा है वो फोकस पॉइंट है और बच्चे को हमने यहाँ पे क्या माना है, एक सेंट्रल पॉइंट माना है। तो ये जो सेंटर में है वो क्या है, स्टूडेंट है। इसलिए इस तरह की फिलॉसफी में हम करिकुलम को वैसे ही डिजाइन करेंगे जैसा बच्चा चाहता है। सो करिकुलम इज कंस्ट्रक्ट बेस्ड ऑन द नीड्स एंड इंटरेस्ट एंड पर्पज एंड एबिलिटीज ऑफ द लर्नर। तो हम यहाँ पे कैसा करिकुलम बनाएंगे, जो बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग हो, जो उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग हो, जो उसके पर्पज के अकॉर्डिंग हो और जो उसकी इंटरेस्ट या रुचियों के अकॉर्डिंग हो। तो इस तरह का करिकुलम वहाँ पे डिजाइन किया जाएगा। थर्ड पॉइंट है करिकुलम इज ऑल्सो बिल्ट अपॉन द लर्नर्स नॉलेज, स्किल्स, लर्निंग एंड पोटेंशियल। तो यहाँ पे जो हम करिकुलम बना रहे हैं वो ये भी बनाएंगे कि जो भी किसी लर्नर का नॉलेज है, उसका कितना नॉलेज है, उसकी क्षमताएं कितनी है, उसकी स्किल्स कितनी है, उसकी लर्निंग क्या है, उसका पोटेंशियल क्या है, इसको ध्यान में रख के हम वहाँ पे करिकुलम इस तरह का डिज़ाइन करते हैं।
नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच। यहाँ पे अब जिस तरह से हमने वहाँ पे सेंटर में रखा था स्टूडेंट, यहाँ पे रखेंगे हम सब्जेक्ट को सेंटर। दिस प्राइमरी फोकस इज द सब्जेक्ट मैटर। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, देखिएगा इस एक बात ध्यान रखिएगा, सभी अप्रोचेज अपने आप पे इंपॉर्टेंट है, हम ऐसे नहीं कह सकते सब्जेक्ट वाली इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये डिपेंड करता है किसका कहाँ पे यूज करना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सो दिस द प्राइमरी फोकस है कि यहाँ पे प्राइमरी फोकस किस पे है, मुख्य सब्जेक्ट पे। द emphasis on the bits and pieces of the information which are detached from life। तो यहाँ पे फोकस किया जाता है इंफॉर्मेशन पे जो हमारी लाइफ से रिलेटेड है। द कंटिन्यू परस्यूट ऑफ लर्निंग आउटसाइड द स्कूल इज नॉट एम्फेसाइज्ड, सो लर्निंग शुड ओनली टेक प्लेस इनसाइड द क्लासरूम। तो यहाँ पे जो लर्निंग है वो कहाँ पे होती है कि क्लासरूम में यहाँ पे लर्निंग होती है। तो यहाँ पे आउटसाइड स्कूल इज नॉट, यहाँ पे स्कूल के आउटसाइड लर्निंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं जाती, यहाँ पे सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दी जाती है। सब्जेक्ट मैटर सर्व्स एज अ मीन्स ऑफ आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम इन लिविंग। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर का मतलब है कि जो भी प्रॉब्लम है लिविंग को लेके उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सेंटर अप्रोच। तो यहाँ पे जहाँ पे बच्चा सेंटर में था चाइल्ड सेंटर, जहाँ पे सब्जेक्ट सेंटर में सब्जेक्ट सेंटर, अब जहाँ पे प्रॉब्लम सेंटर यानी कि द लर्नर आर कैपेबल ऑफ डायरेक्टिंग एंड गाइडिंग देमसेल्फ इन रिजॉल्विंग प्रॉब्लम, दस दे बिकम इंडिपेंडेंट लर्नर्स। ठीक है, अब जैसे छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चे तो अपने आप को गाइड नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम सेंटर अप्रोच नहीं लगा सकते हैं। अब जो प्रॉब्लम सेंटर अप्रोच है ये हम कहाँ पे लगाएंगे कि जब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बच्चा खुद से कैपेबल है, वो सक्षम है, वो अपनी प्रॉब्लम खुद से सॉल्व कर सकता है, तो वहाँ पे ये अप्रोच काम करती है। नेक्स्ट है आपका कि द लर्नर आर प्रिपेयर टू एज्यूम देयर सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन डिफरेंट एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे जो बच्चा है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद समझ सकता है। ठीक है, तो हम वहाँ पे इस तरह की अप्रोच को लगा सकते हैं। नेक्स्ट है द करिकुलम लीड्स द लर्नर्स इन द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कंसर्न एंड प्रॉब्लम एंड इज सीइंग अ सॉल्यूशन, द लर्नर्स आर कंसीडर प्रॉब्लम सॉल्वर। तो यहाँ पे जो भी लर्नर है उसको हम किस तरह से कंसीडर करते हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करेगा और वो अपनी प्रॉब्लम को लेके कंसर्न है कि उसको किस तरह से इस चीज़ का सॉल्यूशन मिल सकता है। तो बड़े बच्चों के लिए इस तरह की जो अप्रोच है वो काम कर सकती है। स्कोप ऑफ करिकुलम रिसर्च, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि जो क्या स्कोप है करिकुलम रिसर्च का। सो करिकुलम रिसर्च का जो स्कोप है, विषय क्षेत्र है पाठ्यचर्या का, टू स्ट्रक्चर द करिकुलम अकॉर्डिंग टू नीड्स, इंटरेस्ट और एबिलिटी ऑफ द लर्नर, यानी कि जो बच्चे हैं उनके अकॉर्डिंग रीस्ट्रक्चर करेंगे, दोबारा से बनाएंगे करिकुलम को, उनकी नीड्स, उनकी आवश्यकताओं, उनकी रुचियों और उनकी योग्यताओं के अनुरूप हम क्या करेंगे, करिकुलम को दोबारा से रीस्ट्रक्चर करेंगे, दोबारा से बनाएंगे। टू एलिमिनेट अननेसेसरी यूनिट, तो यहाँ पे एलिमिनेट का मतलब प्रोसेस होता है कि वो चीज़ों को हटा देना जो कैसी है, आवश्यक नहीं है, तो उन यूनिट्स को हमने हटा दिया। टीचिंग मेथड एंड कंटेंट, तो यहाँ पे टीचिंग मेथड जो जरूरी नहीं है, कंटेंट जो जरूरी है, उनको एलिमिनेट कर दिया, अलग कर दिया। उसको अलग करने के लिए भी करिकुलम रिसर्च की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए मैंने रिसर्च किया कि मेरे पास जो 10,000 स्टूडेंट हैं उन सबको ना स्टैटिक्स अच्छा नहीं लगता है, कि कोई भी स्टैटिक्स को नहीं पढ़ना चाह रहा है। तो अगर कोई भी स्टैटिक्स को नहीं पढ़ना चाह रहा है तो अब मेरी रिसर्च में मुझे पता चला स्टैटिक्स सब्जेक्ट मुश्किल है इन लोगों के लिए, तो मैंने क्या किया कि इसको सिलेबस से हटा दिया यूजी से और इस तरह के सिलेबस को एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि वो बच्चों के लिए सही नहीं है, उनको समझ नहीं आ रहा है। तो इस तरह से रिसर्च करने से हमें ये पता चल जाता है कि क्या चीज़ रखनी चाहिए, क्या नहीं रखनी चाहिए। थर्ड है टू इंट्रोड्यूस लेटेस्ट एंड अपडेट मेथड ऑफ टीचिंग एंड कंटेंट न्यू नॉलेज एंड द प्रैक्टिस। इसके साथ साथ मान लीजिए कोई नई चीज़ है, नई टेक्निक है, उसको भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फोर्थ है टू ऐड और डिलीट नंबर ऑफ क्लिनिकल हावर्स और इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कोई ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस हैं बच्चे के लिए, बहुत ज़्यादा कोई क्लिनिकल हावर्स, बहुत ज़्यादा घंटे हैं उनके उपचार के लिए, तो उनको भी हम यहाँ से हटा सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, ये सब सारी चीज़ें हमें रिसर्च से ही पता चलती हैं। तो रिसर्च का बहुत बड़ा रोल है। तो रिसर्च के फील्ड क्या क्या हो गए, नीड्स, इंटरेस्ट, एबिलिटी ऑफ लर्नर एंड टीचिंग मेथड और कंटेंट, और आपका अननेसेसरी यूनिट को हटाने के लिए, इसके साथ साथ कोई नया कंटेंट या प्रैक्टिस या नॉलेज को बढ़ाने के लिए, इसके साथ ही कोई इंस्ट्रक्शन को हटाना है या क्लिनिकल जो हावर्स
आवर्स होते हैं, उपचार के घंटे हैं, उनको हटाना है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, जिसका करिकुलम में क्या है, अप्रोच है। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, कोई पॉलिसी मेकिंग के लिए, ठीक है, सोशल इकोनॉमिक नीड्स को समझने के लिए, फिजिकल नीड्स को। तो ये सारी चीज़ों से रिलेटेड क्या है आपका, ये स्कोप ऑफ करिकुलम रिसर्च में आएगा। नेक्स्ट स्कोप क्या है रिसर्च का, कोरिलेट बिटवीन स्टूडेंट थ्योरी कोर्सेज एंड क्लिनिकल लर्निंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो बेसिकली प्रैक्टिकल और थ्योरी के बीच में कोलैबोरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए थ्योरी है कि जो बीएड वाले बच्चे हैं वो ट्रेनिंग करेंगे 3 मंथ का, तो ये थ्योरी में उन्होंने क्या क्या पढ़ाया जाना है, ये तो थ्योरी में लिखा होगा 3 मंथ्स में आपको क्या क्या ट्रेनिंग में कराया जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकल में क्या होगा कि आपको जाके वहाँ पढ़ाना है। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच में कैसे कोरिलेट होगा, कैसे आप उस थ्योरी को वहाँ प्रैक्टिकल कर लेंगे। तो ये क्या है आपका कोलैबोरेट ऑफ बिटवीन द स्टूडेंट थ्योरी एंड कोर्सेज एंड आपका जो प्रैक्टिस या प्रैक्टिकल होता है उसके बीच में। 6 है टू सेलेक्ट क्लिनिकल लर्निंग एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेदर ऑन द नीड ऑफ द हॉस्पिटल। तो यहाँ पे हम जो भी क्लिनिकल लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं या जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें किस तरह की नीड्स हैं, ठीक है, अगर हॉस्पिटल है या स्कूल है या एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पे हम जो भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं उनको यूज करके देख लेते हैं। 7th पॉइंट है द स्टूडेंट देमसेल्फ रिसीव लिटिल और नो एक्सपीरियंस इन अज्यूमिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी और इन मेकिंग चॉइसेस, एवरीथिंग इज डिसाइड फॉर देम बाय द टीचर और द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो अपने जो लिटिल और कोई भी एक्सपीरियंस अगर नहीं है तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ सकता है, वो अपनी चॉइसेस को बता सकता है। ठीक है, और वहाँ पे जो जब टीचर सब कुछ डिसाइड कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ डिसाइड कर रहा है, लेकिन अगर हम रिसर्च कर सकते हैं तो हम वहाँ स्टूडेंट के भी एक्सपीरियंस को यूज कर सकते हैं। सो ये था आपका कि क्या स्कोप हो सकते हैं। सो ओके गाइज, थैंक यू सो मच। ये था आपका करिकुलम यूनिट 5। सो करिकुलम यूनिट 5 खत्म होता है। अब आप सभी लोग अपने डाउट्स को लिख लीजिएगा, लिख के मुझे सेंड कर दीजिएगा। और अब इसके लिए आपकी 2 या 3 जितनी भी ज़रूरत होगी उतनी हम लाइव क्लासेस लेंगे और लाइव क्लासेस में हम इसको पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। तो अब आपको क्या करना है कि अब आप इस यूनिट को पढ़ेंगे, सारे पीपीटी से समझेंगे और जहाँ जहाँ पे आपको डाउट आएंगे उन डाउट्स को आप नोट डाउन करेंगे, जिनको हम लाइव सेशन में डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। लेक्चर कैसा लगा है लाइक करें एंड ज़रूर बताएं।